ओके बेटा, हम लोग पहुंचे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में, अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ये हमारे चैप्टर का नाम, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ठीक है, और अभी जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इस टॉपिक को बोलते हैं अमाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व आप बोल सकते हो, या एनी अदर रिजर्व बोल सकते हो। ये हमारा आज का टॉपिक, चैप्टर फंडामेंटल्स। अब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में मैं आपको सिखा चुका हूँ। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इस तरीके से एक लॉन्ग सम आता है, आपके सिलेबस में ये लॉन्ग सम नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समरी के लिए, आइडिया के लिए समझा रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होता है। ये ट्रायल बैलेंस होता है एक लॉन्ग सम में। कौन से चैप्टर का लॉन्ग सम? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का जो लॉन्ग सम होता है आपके सिलेबस में नहीं है, बट अकाउंट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का जो लॉन्ग सम होता है उसमें ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अब इस ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे आपको एक जनरल रिजर्व दिया हुआ होता है 20,000। ये जनरल रिजर्व 20,000 एक अज्यूम्ड अमाउंट है, मैंने खुद ही अपने मर्जी से लिख दिया। तो जनरल रिजर्व जो ट्रायल बैलेंस में 20,000 दिया हुआ है, इसका एक इफेक्ट होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 20,000, और एडजस्टमेंट में यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्रांसफर ₹1,000 टू जनरल रिजर्व। इस पूरे टॉपिक का वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, हमारी ऐप पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, और एक दो टॉपिक्स और समझाऊंगा मैं इस वीडियो लेक्चर में, सुनते जाना। तो 20,000 जो जनरल रिजर्व ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है क्रेडिट साइड, इसका एक इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और ये जो 1,000 लिखा हुआ है ट्रांसफर ₹1,000 टू जनरल रिजर्व, इसके दो इफेक्ट होंगे। एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट होते हैं, तो इस 1,000 के दो इफेक्ट होंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ऐड। तो सबसे पहले बैलेंस शीट दिखा दूं। ट्रेडिंग हो गया, पीएनएल हो गया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ये 20,000 जो ट्रायल बैलेंस वाला जनरल रिजर्व है, इसका एक इफेक्ट 20,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, ये आएगा लायबिलिटी साइड। अब 1,000 जो बोला है कि ट्रांसफर ₹1,000 टू जनरल रिजर्व, तो ये ₹1,000 पीएनएल अप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट। ये रहा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट 1,000, ये ऊपर पीएनएल अप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है, तो ये 1,000 पीएनएल अप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट। और 1,000 का दूसरा इफेक्ट होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ऐड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ये 1,000 ऐड हो जाएगा, तो आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में हो जाएगा 21,000। बाकी ये पूरा क्वेश्चन आंसर मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अलग से लिख के रखा अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के दो इफेक्ट्स। ये मैंने अलग से लिख के रखे कि एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन, एक होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट, दूसरा होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व में ऐड। ठीक है, अभी एक दो बातें और बताता हूँ इस वीडियो लेक्चर में, सुनना ध्यान से। मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ दो अलग अलग चैप्टर्स का, थोड़े अलग अलग चैप्टर्स का कंपैरिजन बता रहा हूँ। जैसे हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, तो मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स। ये टॉपिक आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं टेक्स्ट बुक में, गरेवाल में, बट सुनते रहना। अब तो यहाँ पे मैं दो अलग अलग चैप्टर्स को कंपेयर कर रहा हूँ, एक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, और दूसरा हमारा आप बोल सकते हो एडमिशन, रिटायरमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन चैप्टर या रिटायरमेंट चैप्टर या रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन को रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। अब इन सारे चैप्टर्स में क्या फर्क है, एक साइड है हमारा अकाउंटिंग फंडामेंटल्स वाला चैप्टर, या आप ऐसे भी बोल सकते हो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो आपके सिलेबस में नहीं है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो इन सारे चैप्टर्स में एक साइड है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, एक साइड है एडमिशन, रिटायरमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन को आप ऐसे भी बोल सकते हो चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ये सारे चैप्टर्स में, बंच ऑफ चैप्टर्स में क्या फर्क है, देखो। पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व वाला जो टॉपिक है, इसी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया
जनरल रिजर्व वाला जो टॉपिक है उसका क्या रूल्स है। फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में जनरल रिजर्व जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में जनरल रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इसके जैसे टोटल 7 रिजर्व्स होते हैं। तो जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। आपको ये जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो आपको फंडामेंटल वाले चैप्टर में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है, थोड़ी सजावट है, 2 मिनट लगेंगे। चलो आगे, जनरल रिजर्व के बाद दूसरा रूल जनरल रिजर्व हो गया। अब जनरल रिजर्व जो है फंडामेंटल वाले चैप्टर में या फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अब आ जाते हैं एडमिशन रिटायरमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन पीएनएल रेशियो, या एक और चैप्टर में बता दूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इन सारे चैप्टर्स में जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स are distributed among the partners in their old P&L ratio, in their old profit and loss ratio। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा old partners old ratio। ठीक है, दूसरी 2-3 बातें मैं आपको बताऊं, सुनना ध्यान से, ये टॉपिक थोड़ा लेंदी होने वाला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांजेक्शन। तो जनरल रिजर्व वाली जो ट्रांजेक्शन है उसका रूल अलग है। जनरल रिजर्व वाली ट्रांजैक्शन फंडामेंटल्स में या फाइनल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन में जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। आप लोगों ने 11th में भी फाइनल अकाउंट्स किया होगा। क्लोजिंग स्टॉक फंडामेंटल वाले चैप्टर में क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू। आपको हमेशा क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू पे, न्यू वैल्यू पे ही, सॉरी मेरी गलती है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू। ये आपने 11th में फाइनल अकाउंट में किया है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लोअर वैल्यू पे ही लिखना है, जबकि एडमिशन, रिटायरमेंट और रिकंस्ट्रक्शन में क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू। आपको मार्केट वैल्यू पे ही लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, चाहे मार्केट वैल्यू बड़ा हो या छोटा हो। तो फाइनल पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में या फाइनल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। यहाँ पे हमको लोअर वैल्यू चाहिए होती है। और एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन में, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू और न्यू वैल्यू। नोट, वी should always record closing stock at market value, even though the market value is less or more than the cost price। मतलब हमको हमेशा क्या चाहिए यहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन में हमको हमेशा मार्केट वैल्यू चाहिए। तो आप 2 शब्द याद करोगे आप लोग। फाइनल अकाउंट्स में व्हिचएवर इज लेस। फाइनल अकाउंट चैप्टर में ये पहला वाला जो कॉलम है फंडामेंटल्स वाला है, या फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में व्हिचएवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। एडमिशन, रिटायरमेंट, रिकंस्टिट्यूशन में मार्केट वैल्यू चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हमको मार्केट वैल्यू चाहिए। और आगे बढ़ते हैं और ऐसी सारी बातें बताता हूँ चैप्टर्स के कंपैरिजन की। अब इसके बाद आता है हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट 2 टाइप की होती है। हिडन एडजस्टमेंट 2 टाइप की होती है। इसको मैं नाम दे देता हूँ 3A। हमारी पॉइंट को नाम दे देता हूँ 3A, हिडन एडजस्टमेंट ऑफ
परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, हिडन एडजस्टमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब क्योंकि फाइनल अकाउंट चैप्टर जो होता है वो पूरे साल का होता है, हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं वो पूरे साल के बनाते हैं, तो अगर किसी भी लोन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं पूरे साल का कितना हुआ, उसमें ये देखते हैं कि कितना पेड है, फिर ये देखते हैं कि कितना आउटस्टैंडिंग है, और जितना आउटस्टैंडिंग होता है उसके हम दो इफेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है अगर हिडन एडजस्टमेंट है रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो फाइनल अकाउंट चैप्टर में उस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के दो इफेक्ट होते हैं, बाकी एडमिशन रिटायरमेंट रिजोल्यूशन में उस हिडन एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट नहीं होते हैं। मैं पूरा लॉजिक के साथ लिख के बता दूं, सुनना ध्यान से। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फुल ईयर, final accounts are prepared for the full year. So if there is any hidden adjustment, या internal भी बोलते हैं, if there is any hidden adjustment relating to percentage of interest on loan, then we should find the outstanding interest on loan and record the two effects of outstanding interest on loan। कहने का मतलब है सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की हिडन एडजस्टमेंट है तो उसके दो इफेक्ट्स फाइनल अकाउंट्स में होते हैं, टू इफेक्ट्स आर डन, ठीक है। बाकी एडमिशन रिटायरमेंट और रिकॉन्स्टिट्यूशन या डिसोल्यूशन जो होता है ना बेटा, वो 1 डे ड्यूरेशन का होता है, मतलब जिस दिन की हमारी ओल्ड बैलेंस शीट होती है उसी दिन पे एडमिशन होता है, या जिस दिन की ओल्ड बैलेंस शीट होती है उसी दिन पे रिटायरमेंट होता है। तो एडमिशन रिटायरमेंट डिसोल्यूशन की जो अकाउंटिंग का पीरियड होता है वो 1 डे पीरियड होता है। तो एडमिशन रिटायरमेंट डिसोल्यूशन, एडमिशन रिटायरमेंट डिसोल्यूशन और रिकंस्ट्रक्शन रिकॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉर्डेड इन 1 डे ड्यूरेशन, मतलब फाइनल अकाउंट जो होता है ना वो पूरे साल का होता है, और एडमिशन रिटायरमेंट डिसोल्यूशन ये 1 डे ड्यूरेशन का होता है। सो इफ there is any hidden adjustment, so if there is any hidden adjustment relating to percentage of interest on loan, then we should not record the outstanding interest on loan, क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट एक दिन का होता है, 1 डे ड्यूरेशन का। अब आप एक दिन में पूरे साल का तो इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, 1 डे ड्यूरेशन में आप पूरे साल का इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। फाइनल अकाउंट जो होता है वो पूरे साल का होता है, तो आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फाइन भी करना है और रिकॉर्ड भी करना है। दो इफेक्ट्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के करने हैं। एडमिशन रिटायरमेंट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट न फाइन करना है न रिकॉर्ड करना है, ठीक है। चलो अभी 3A मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक 3B भी होता है, सुनते रहो। एक और हिडन एडजस्टमेंट आती है, हिडन एडजस्टमेंट ऑफ, इसको मैं नाम दूंगा 3B, हिडन एडजस्टमेंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और एनी अदर एसेट। अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर या ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू दी हुई है, अब इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू होगी वो बुक वैल्यू से या कम होगी या बुक वैल्यू से ज्यादा होगी। ऑब्वियसली अगर मार्केट वैल्यू बढ़ी है तो प्रॉफिट हुआ, तो दो इफेक्ट प्रॉफिट के करो। अगर मार्केट वैल्यू छोटी है तो लॉस हुआ, तो दो इफेक्ट लॉस के करो।
Now this is not a difference between these two bunch of chapters, but this is the similarity. ये दोनों जगह पे सिमिलैरिटी है कि फाइनल अकाउंट चैप्टर हो तो भी इन्वेस्टमेंट में जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ उसके दो इफेक्ट करे